हेयर इज़ द अनदर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेड कंपनीज और ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। जून 2022 पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस सोशी और इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। यहाँ देख लेना जितने बच्चे हो। मैंने कहा के लिमिटेड इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर 2021। आपका जो के लिमिटेड का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर 2021 का हो रहा है। द कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑलरेडी हैज़ बिन प्रिपेयर। एक जो इनकम स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी बनी हुई है ईयर एंड पे। या आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जो इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से रिटेन अर्निंग आपके पास कितनी दी हुई है, ओपनिंग दी हुई है। आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है अगर आपको दिख रहा हो। प्रीमियम आपको क्लोजिंग वाला दिया हुआ है और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल वो भी आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। क्लियर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है आपके पास 1 जुलाई को आप लोग क्या कर रहे हो, डायरेक्टर जो है राइट इशू कर रहे हैं 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। द राइट इशू वॉज मेड 0.35 पर शेयर एंड वॉज फुली सब्सक्राइब। मतलब 0.25 की चीज़ आप जो है 0.35 की बेच रहे हो तो इसका मतलब 0.1 का क्या है आपका प्रीमियम है। इस बात को ख्याल रख लेना जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। सही है भाई। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये एरो बना के भी आपको दिखा दिया है और इस तरह की चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। अच्छा, कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है तो इसके लिए मैं पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। हम क्या करते हैं, अगर आपको मैं बात करूँ, और एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको आप क्या बोलते हैं PBIT, और जिसका तीसरा नाम क्या होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि आपको गिवन नहीं है, जो कि आपको फाइंड करना है। और वो फाइंड कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ देख लेना। फाइंड आप कैसे करोगे वो इस तरीके से करोगे, यहाँ पर देख लेना। मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, उसमें से क्या माइनस करते हैं, याद है? ज़बरदस्त। लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस और यू कैन से दैट फाइनेंस चार्जेस। सही है। अब इंटरेस्ट कितना था, कितना डिबेंचर है 8%। तो 1,20,000 का 8% निकाल सकते हो, कितना होगा? जल्दी क्विक बेटा, टाइम कम है। 1,20,000 का 8% कितना होगा? 9,600 आई थिंक। ओके, मैंने लिख दिया 9,600। तो इसमें से इसको मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आना चाहिए, जो कि वो भी अभी नहीं पता। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसमें लेस टैक्स। तो टैक्स तो खैर क्वेश्चन में परसेंटेज या अमाउंट दी भी नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, डैश डाल दिया, एग्री। और फिर जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर दी ईयर, जो कि कितना दिया हुआ था 99,400। एग्री। रिवर्स जाऊंगा। अगर यहाँ वैल्यू होती तो वैसे हम सीधा आते हैं तो माइनस करते हैं, अगर वैल्यू होती तो हम क्या कर देते, ऐड बैक कर देते। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कितना आ गया, यही हो जाएगा। और इंटरेस्ट माइनस करते हैं तब नीचे से जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया बता सकते हो, 109,000। और ये आप कैसे लाए हो आंसर, बैलेंसिंग फिगर करके लाए हो। 2 मार्क्स का था। डन, पक्का। अब मेरा अगला सवाल है, आपको क्या निकालना है नेक्स्ट पार्ट में, कैलकुलेट द अमाउंट रेज बाय राइट इशू ऑन 1 जुलाई 2021। ये राइट इशू कब किए हैं, कब किए हैं? और ये जो शेयर्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर तुम लोगों को 4,80,000 यानी अमाउंट दी हुई है, क्या दी हुई है? तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी राइट इशू इंक्लूड है, क्योंकि ये 31 दिसंबर है और राइट इशू कब हुए थे, जुलाई में हुए, तब पीछे जाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट कर लूँगा। 4,80,000 को
डिवाइड कर लो 0.25 से, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ जाएंगे, हेल्प कर सकते हो? 19,192,0,1,2,3 यानी 19,20,000 शेयर्स हो गए। तो इसका मतलब इसमें ऑलरेडी राइट इशू इंक्लूड है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि 31 दिसंबर लिखा हुआ है और राइट इशू कब किया हुआ है? जुलाई में किया हुआ है। एग्री? पक्का? इन्होंने बोला था राइट इशू की अगर बात करता हूँ तो बोला 1 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, यानी हर 2 शेयर पे 1 शेयर क्या होगा? फ्री होगा। एग्री? तो जब रेशो बना होगा तो वो क्या, हमने रेशो जो बनाया होगा तो वो बनाया होगा 1:2 का रेशो बना होगा। तो 1:2 को जब सम अप कर लिया होगा तो कितना हो गया होगा? 3। एग्री? तो अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो कि मुझे आपको समझानी है, जो कि आपको बतानी है। मैंने कहा ये जो 19-20,000 जो मेरे शेयर्स हैं ना, 19-20,000 जो मेरे शेयर्स हैं इनटू ये 3 है, तो जो x होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो 19-20 को ज़रा मल्टीप्लाई कर लो, 19-20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया? 19-20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो कितने आ जाएंगे? तो इसका मतलब राइट शेयर्स मेरे कितने आ गए? 6 लाख। ये क्या हो गए? राइट शेयर्स हो गए जो कि 6,40,000 हो गए। तो इसका मतलब ऊपर जो शेयर्स 19,20,000 थे ना, उसमें 6,40,000 रुपये, 6,40,000 के राइट शेयर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 6,40,000 के क्या हुए? राइट शेयर्स हुए। अगर हम सीधा जाते तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 करते तो हम शेयर्स आ जाते, मगर अभी रिवर्स जाना था। तो राइट शेयर्स ये हैं। अच्छा, इसके बाद बेटा जब आपको अमाउंट जो नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए हुए होते हैं ओपनिंग, तो उसको जाहिर सी बात है कि उसकी मदद से हम लोग निकालते हैं ना, जितनी सोशीज़ आपने की हैं। अब यहाँ पर तो आपके पास क्लोजिंग वैल्यूज़ दी हुई थी, तो क्लोजिंग वैल्यू में मतलब 31 दिसंबर को अमाउंट में देखा जाए तो 4,80,000 अमाउंट थी, और शेयर्स में देखा जाए 19,20,000 थे। और राइट इशू दिसंबर में नहीं हुए, कब हुए? जुलाई में हुए। तो दिसंबर से पीछे जाओ जुलाई में, तो आपने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिया, तो पता चला कि 6,40,000 राइट शेयर्स हुए थे जुलाई में। तो जाके ये 19-20 बने होंगे। अब वो नीचे इसमें एक और बात हो जाएगी, वो बताता हूँ। 6,40,000 के राइट शेयर्स कर दिए, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 0.25 में इशू किया है, विच इज़ कॉल्ड पार वैल्यू। और उससे जो अमाउंट आएगी वो कहाँ जाएगी? और प्लस 0.25 में से 0.35 निकाल दो तो 0.1 का क्या हो गया? प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट 0.35 हो गई। तो जो इधर से जो पैसा आएगा वो प्रीमियम बनेगा। तो ज़रा करो 64,000 इंटू 0.25 कितना होता है? 160,000। तो 160,000 से जो पैसे आएंगे वो कैपिटल में जाएंगे, प्लस 64,000 इंटू 0.1 जो इससे पैसे आएंगे वो कहाँ जाएंगे? प्रीमियम में जाएंगे। तो दोनों को टोटल कर लो, तो टोटल आपने राइट शेयर्स कितने डॉलर के किए हैं? 2,24,000 के। क्लियर? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसका पार्ट सी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहा हूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए बना रहा हूँ, तो तवज्जो दे देना जितने भी हैं। बैलेंस एट 1 जनवरी, शेयर कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया हुआ 1 जनवरी का, जो दिया हुआ था सवाल में वो कौन सा है वो? 31 दिसंबर का है। क्लियर? इधर देखिएगा बेटा, 31 दिसंबर का है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? बैलेंस कैरेड डाउन कितना? 480,000। डन। इसके बाद बराबर में प्रीमियम, वो भी प्रीमियम का भी कौन सा दिया हुआ है देख सकते हो, वो भी 31 दिसंबर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 90,000 प्रीमियम। एग्री?
रिटेन अर्निंग का ओपनिंग दिया हुआ है, कहाँ है रिटेन अर्निंग का ओपनिंग, ये रहा 133,000, 1 जनवरी लिखा हुआ है इसलिए मैं डेट से पहचान रहा हूँ, तो यहाँ लिख दिया 133,000। अगला स्टेप होता है क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो क्वेश्चन में ही गिवन था 99,000, तो अर्निंग्स में डाल दिया कितना 99,400, जिससे इक्विटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। इसके बाद जो मुझे याद पड़ता है उसमें डिविडेंड था, तो डिविडेंड कितना निकाला आप लोगों ने, डिविडेंड निकाला आप लोगों ने 96,000, वो भी गिवन था, तो यहाँ डैश डैश, तो ये 96,000 माइनस कर दिया और 96,000 माइनस कर दिया, एग्री। इसके बाद आपने राइट शेयर्स किए थे, अगर आपको याद पड़ रहा हो, राइट शेयर्स, तो 1,60,000 से जो पैसा आया वो कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल, और 64,000 से जो पैसा आया वो क्या डाल दिया, प्रीमियम, तो टोटल कितना हो गया 224, एग्री। सर अब मुझे ओपनिंग वैल्यू निकालनी है, तो ये 480 में से 160 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो स्टार्ट में जो मेरे कैश जो शेयर कैपिटल होगा ना वो कितना होगा 3,20,000, यानी 320 में 160 का राइट इशू हुआ तो 480 बना था, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाओ, इधर 90 था तो जाहिर सी बात है रिवर्स जाना है, तो 90 में से 64 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 26। तो सर ये दोनों वैल्यू आपने कैसे निकाली थी, रिवर्स वर्किंग के थ्रू बैलेंसिंग फिगर से निकाली, तो अब सर इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल कर लो, पहले वाले कॉलम की तीनों वैल्यू का टोटल कर लो, कितना आता है 320 प्लस 26 प्लस 133, कितना हो जाएगा, जी बेटा 479,000 डन। अब आप इन सबको कॉलम रिटेन अर्निंग का टोटल कर लो, 133 प्लस 99,400 माइनस 96,000, तो कितना आ गया 136,400। तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ज़रा यूँ टोटल करके देख लेना और यूँ टोटल करके देख लेना, अगर ये मैच करता है तो इसका मतलब सोशी जो है आपने सही बनाई है। कितना आ रहा है बता सकते हो, 706,400। ये 7 मार्क की जो सोशी थी ये बना दी मैंने, 7 और 3 10, 10 और 2 12, डन। अब क्या बनाना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक कॉलम सिर्फ बना हुआ है, क्या बना हुआ है एक कॉलम, तो आपको एक ही कॉलम में बना के देनी है। तो सबसे पहले क्या आता है एसेट्स, फिर क्या आता है नॉन करंट एसेट्स, इधर देख लेना भाई। तो नॉन करंट एसेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला नॉन करंट एसेट क्या था, कोई नाम वाम नहीं था, 960 था और उसकी डेप्रिसिएशन 170 थी, तो यहाँ लिख दिया नॉन करंट एसेट 960,000 माइनस 170,000, कितना हो गया बता सकते हो जल्दी क्विक, जी बेटा 7,90,000। तो ये मेरे क्या है, ये मेरा क्या है नॉन करंट एसेट हो गया। इसके बाद आप कौन सी हेडिंग डालोगे, जी भाई करंट एसेट की हेडिंग डालने का बोला, मैंने डाल ली। तो सबसे पहले क्या आता है इन्वेंट्री, फिर क्या आता है ट्रेड रिसीवेबल, लेस पीएफडीडी है नहीं, फिर इसके बाद अदर रिसीवेबल्स। तो इन्वेंट्री कितनी है 49,400 लिख दी, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने 18,900 लिख दिए,
अदर रिसीवेबल्स कितने हैं? 1400 लिख दिए। इनको टोटल कर लो, कितना होता है? टोटल कर लो, कितना होता है? जी बेटा 69। तो मेरे भाई ये तुम्हारे पास क्या आ गया? करंट आ गया। और इन दोनों का ज़रा, ये नॉन करंट है और ये करंट है, तो दोनों का अगर टोटल करते हो, अगर दोनों का टोटल करते हो तो क्या आएगा? टोटल एसेट्स कितना? 859,700। क्लियर? इसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ये सोल ट्रेडर पार्टनरशिप या मैन्युफैक्चरिंग की एसएफपी नहीं बना रहे, किसकी बना रहे हो? तो सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग डाल दी? इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है सबसे पहले? शेयर कैपिटल। कहाँ से आएगा? सोशी से 4,80,000 लिख दो। डन। इसके बाद क्या हेडिंग डाल दी? रिजर्व्स। दो रिजर्व्स दिए हुए थे, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स। शेयर प्रीमियम कितना था? 90 और 136,400। 90,000 और 136,400, इनका ज़रा टोटल मारना भाई। टोटल करके बता दो भाई। 90,000 और 136,400 कितना होगा? नहीं नहीं बेटा, सिर्फ 90,000 और 136,400 को। जी बेटा 22 ओके 226400। तो ये आपके रिजर्व्स हो गए। सही है भाई। फिर इसके बाद क्या आता है? ऐड नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर नॉन करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया? 8% डिबेंचर, जो कि कितना है? 120,000। फिर इसके बाद ऐड करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? ट्रेड पेबल कितना है? 25,900। फिर इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 4,700। इसके बाद अदर पेएबल्स वो था 2,700। प्लस कर लो जल्दी से इन सबको, सारी करंट लाइबिलिटी को प्लस करो। $33,300। अब यानी इधर देख लेना भाई, ये तुम्हारा क्लोजिंग कैपिटल था, ये तुम्हारे रिजर्व्स थे, ये तुम्हारी नॉन करंट लाइबिलिटी थी, ये तुम्हारी करंट लाइबिलिटी। दोनों को ऐडअप कर लो, सबको ऐडअप कर लो आपस में, तो वो क्या होगा? 859। इसको तुम क्या बोलोगे? टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। ये तुम्हारे पास 7 मार्क की थी। आई होप
मैंने इसको ग्रीन कलर से अंडरलाइन कर लिया टोटल एसेट्स को, और मैंने टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को भी हाईलाइट कर लिया। जी बेटा, शेयर प्रीमियम जो है वो आपके कैपिटल है और रिटेन अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व है। अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व होता वो भी लिखता, जनरल रिजर्व होता तो वो भी लिखता, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। रेवेन्यू रिजर्व, व्हाट इज़ रेवेन्यू रिजर्व? आप इसमें क्या लिख सकते हो? रेवेन्यू रिजर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स की, जो कैसे अराइज़ होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से अराइज़ हो जाते हैं। डन हो गया बात। फिर रेवेन्यू रिजर्व्स की हम बात करते हैं, आपके पास क्या है? रेवेन्यू रिजर्व आर अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स फॉर डिविडेंड। रेवेन्यू रिजर्व से डिविडेंड दिया जाता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर आप बात करते हो, कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, वो नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से अराइज होते हैं। और विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, जिसमें शेयर होल्डर्स के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, डिविडेंड उसमें से नहीं दिया जाता। तो आप चाहो तो वो लिख सकते हो। क्लियर? इसके बाद एक सजेशन है आपके पास जो यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टर ऑफ के लिमिटेड विल रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस। एक डायरेक्टर है, उसको एक्स्ट्रा फाइनेंस चाहिए 2022 में, ताकि अपनी कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू ब्रांच ऑफ द बिजनेस। दे आर कंसिडरिंग टू ऑप्शन, राइट इशू करे और या डिबेंचर इशू कर दे। एडवाइस करो डायरेक्टर को क्या उसको करना चाहिए, जस्टिफाई और आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ। अगर वो आप राइट इशू पे जाते हो, तो अगर मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ, राइट इशू इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, पहला पॉइंट हो गया। डज नॉट हैव टू बी रिपेड, दूसरा पॉइंट हो गया कि इसको रिपे नहीं करना होता। और इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कैप इक्विटी ऑफ द बिजनेस। फिर अगर मैं बात करता हूँ, डिविडेंड पेमेंट आर ऑप्शनल। अगर इन केस अगर डिविडेंड नहीं दे सके तो वो नेक्स्ट ईयर दे दोगे। इसके बाद नॉट सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई चीज़ गिरवी या कोई चीज़ मॉर्गेज नहीं रखवानी पड़ती, मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती। विल इट बी सक्सेसफुल, राइट इशू मेड इन प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में सक्सेसफुल हुआ है तो आप आगे और दोबारा कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर डिबेंचर इशू करते हो तो टेम्प्रेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, अल्लाह ना करे फिर भी कंपनी सेट नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? डिबेंचर इशू करते हो तो रीपे करने की टेंशन है, क्योंकि ऑलरेडी पुराना वाला भी डिबेंचर ऊपर मौजूद है 1,20,000 रुपये का, और उस डिबेंचर का फिर इंटरेस्ट भी पे करना है, और नया डिबेंचर ले लोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये भी बात हो गई। सिक्योरिटी में भी रिक्वायर्ड, डिबेंचर इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, आपको कोई ना कोई अपना एसेट या कोई भी चीज़ ऐसी गिरवी रखवानी पड़ती है। इंटरेस्ट चार्जेस विल रिड्यूस प्रॉफिट, जो आप इंटरेस्ट पे करोगे तो उससे आपके प्रॉफिट गिरेंगे। जब प्रॉफिट गिरेंगे और इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, हर साल एनुअली पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं दे सके, लो प्रॉफिट से या कम है या लॉस है तो आपने बोला कि मैं अभी नहीं दे रहा बाद में दे दूँगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड के लिमिटेड शुड गो फॉर ऑप्शन 1 कि दे इशू द राइट शेयर्स। उनको क्या करना चाहिए, राइट शेयर्स इशू करने चाहिए। किसको इशू करने चाहिए? पब्लिक को इशू करने चाहिए, शेयर होल्डर्स को इशू करने चाहिए। तो आई थिंक वो वाला ज़्यादा मेथड अच्छा है एज़ कम्पेयर टू डिबेंचर इशू। तो आपको 7 मार्क की ये वर्किंग में ये बताना था।